चुनाव के शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं। अब देखिए, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं, और आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट करते हो, या फिर आप एनडीए को सपोर्ट करते हो, आप किसी को भी सपोर्ट करते हो, आपको या तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। भाई तीसरी कोई चीज तो हो नहीं सकती। लेकिन अगर आप सिर्फ विशुद्ध तरीके से बैठकर बातें करने वाले में से हैं, तो भैया इस वीडियो में सिर्फ बातें होने वाली हैं और कुछ नहीं, क्योंकि ठोस रूप से तो अभी किसी को ऐसे भी कुछ नहीं पता है। लेकिन मैंने जितनी भी चीजों के बारे में बात करी, भाजपा, यूपीए, सॉरी इंडिया हो गया, अब तो भाजपा, कांग्रेस, इंडिया, एनडीए, किसी को भी पूर्ण रूप से यहां पर बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। एनडीए को हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से बहुमत है, लेकिन जितना कि अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को देखकर समझ में आ रहा है, इनके पास में पूर्ण बहुमत तो मतलब है, बट वो जो जेडीयू नाम का एक फैक्टर इनके साथ जुड़ा हुआ है ना, नीतीश कुमार जी का, उसके ऊपर ना मुझको इतना कभी भरोसा नहीं होता है। और उसका भी मेरे पास अपना कारण है। दरअसल अगर आप एक तरीके से देखें, तो नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है वो कुछ इस तरह की राजनीति है कि अगर इंडिया अलायंस उनको आज कह देना कि आप हमारी तरफ आ जाइए, हम आपको पीएम बना देंगे, तो ये भाई साहब बिल्कुल उनके मतलब करवट में जाकर बैठ जाएंगे कि हाँ चलो भैया हम आपके साथ हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति है। और अभी जो करंट का सिनेरियो बता रहा है, उसमें जिस तरीके की सीटें हैं, भाजपा को 238 सीटों के ऊपर अभी बढ़त है। और ये मैं बढ़त की बात कर रहा हूं और कुछ की बात नहीं कि मतलब ये इनकी पक्की है या नहीं। हाँ, अभी भी ऊपर नीचे चीज चल रही है और उसी तरीके से चीजें आगे भी बढ़नी है। इस चीज के कारण एक चीज बहुत हद तक क्लियर हो गई है कि इस बार भाजपा को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब इस बार आप ये समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी जोड़ तोड़ की जो राजनीति है अपने चरम पर रहेगी। अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बात करें, तो एनडीए को 298 सीट्स के ऊपर बढ़त मिल चुकी है। 2 सीट वो जीत चुके हैं, 1 सीट सूरत वाली है जो कि पहले ही वो बिना लड़े ही जीत चुके थे। तो इन टोटल आप मान सकते हैं कि इस समय 300 सीटों के ऊपर भाजपा या एनडीए आगे है, जो एनडीए का अलायंस है। इंडिया की बात करें तो इंडिया अलायंस की इस बार बहुत बड़ी जीत कहूंगा मैं। करीब इस अलायंस को 211 सीटें मिली हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली बार ऐसा लग रहा है पिछले 2 बार में, मतलब 2 बार से तो ऐसा नहीं हुआ था, कि कांग्रेस जो है वो 100 सीट्स के आंकड़े को टच कर लेगी। देखिए 96 अभी बढ़त है, बट यहां पर एक और मेजर फैक्टर है और वो है टीएमसी। टीएमसी को इस समय 30 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं बंगाल में। देखिए इस बार के जो चुनाव है ना, वो बहुत हद तक भाजपा के लिए शॉकिंग रहे हैं। शॉकिंग इसलिए क्योंकि 3 ऐसे राज्य जहां पर कि भाजपा की पैठ मानी जाती थी, वहां पर भाजपा टिक नहीं पाई है। सबसे पहले तो बात कर सकते हैं महाराष्ट्र की, फिर आता है राजस्थान, एंड सबसे बड़ा शॉकर है इनके लिए यूपी। देखिए राजनीति में कहा जाता है कि जो यूपी में है वो दिल्ली में है, और इस बार यूपी 50-50 हो चुका है। समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी गेम चेंजर बन के निकली है। बहुजन समाज पार्टी जो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुकी है या खात्मे के कगार पर है, जितनी भी उसके वोट्स निकले हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ गए हैं, जो कि एक समय पर भाजपा मान रही थी कि वो उसकी तरफ आने वाले हैं। बट इसी को हम राजनीति कहते हैं, इसी को हम ध्रुवीकरण कहते हैं, और इसी को आप एक हद तक तुष्टिकरण भी कह सकते हैं कि जो वोट बैंक है वो सडनली एकदम से आखिर कैसे समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। आखिरी चुनाव मुझको याद है, वो बसपा और सपा ने मिलकर लड़ा था और वहां पर दोनों का ही बंटाधार हो गया था। लेकिन इस बार जबकि दिख रहा है कि बसपा ग्राउंड में बची नहीं है, समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर समझ लिया था कि भैया यूपी तो हमको ही देखना पड़ेगा, एंड इसका उनको फायदा भी मिला है। लेकिन यहां पर एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी ने जो टिकट्स दिए थे उनमें जीतने वालों में सिर्फ एक मुस्लिम लीडर है। तो जाहिर सी बात है यहां पर यह नहीं कह सकते आप कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर फोकस किया है। हालांकि यह बात जरूर है कि वोट बैंक शिफ्ट जरूर हुआ है। जब भी हम लोग बात करते हैं वोट परसेंटेज बढ़ने या कम होने की, तो पिछले करीब 4-5 चुनाव, 96, 99 की हम लोग बार बार बात करते हैं, पिछले करीब 4-5 चुनाव है, इनमें जब भी वोट शेयर बढ़ा है, वोट का परसेंटेज बढ़ा है, तब तक फायदा बीजेपी को हुआ है, और जब जब ये घटा है तब तक इसका घाटा बीजेपी को ही हुआ है। मतलब बीजेपी को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो इस बार जब बात निकलकर सामने आई थी कि यार बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है, तो लोग मान नहीं रहे थे, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और ही बात कर रहे थे। एग्जिट पोल में 350 सीटें एनडीए की कंफर्म बताई जा रही थी, एंड जब नतीजे सामने आए हैं तो चीजें कुछ और ही हो चुकी हैं। इन सब के बीच में सबसे शॉकिंग बात तो एक ये भी है कि अमृतपाल सिंह भी चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अमृतपाल सिंह के बारे में हम सब जानते हैं, खालिस्तान एलिमेंट के तौर पर उसको काफी प्रचारित किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर खंडूर साहिब से, पंजाब से, अमृतपाल सिंह इंडिपेंडेंट यहां पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 2,96,000 वोट जो है वो अमृतपाल सिंह को पड़े हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से मनजीत सिंह मन्ना खड़े थे,
इनको सिर्फ 65,000 वोट मिले। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा खड़े थे, इनको करीब 1,66,000 वोट मिले। तो भैया ऐसा है कि यहां पर सिचुएशन जो है कुछ अजीब सी चीजें इस बार करके दे रही है, और जो वोटर्स हैं उन्होंने खुले तौर पर इस बार चेहरे को देखकर नहीं बल्कि उसकी नीयत को देखकर वोट दिया है। और आप ये चीज सभी के केसेस में कह सकते हैं। मध्य प्रदेश हालांकि एक अलग ही तरह का राज्य बनकर निकला है, जिसने कि पूरा का पूरा सपोर्ट इस बार बीजेपी को दे दिया है। छत्तीसगढ़ के बारे में भी आप यही बात कह सकते हैं। बट अगर हम लोग एक मोटे तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा झटका जो लगा है बीजेपी को वो सिर्फ और सिर्फ यूपी में लगा है। मतलब यूपी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को 80 में से 37 सीट 37 सीट्स मिली है, बीजेपी 33 पर आगे चल रही है और 7 पर इंडियन नेशनल कांग्रेस चल रही है। तो यहां पर समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल एक तरफा खेल दिखा दिया है। एंड जो ईस्ट यूपी की बार बार बात चल रही थी कि भैया ईस्ट यूपी में थोड़ी बार सिचुएशन टाइट है, वो चीज हो चुकी है। एंड ऑब्वियसली बात है, जो रिजल्ट निकलकर सामने आया है इसके बाद में सबसे बड़ा जो सवाल है वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर खड़ा होगा। जब इससे पहले यूपी के चुनाव हुए थे और उसके बाद जब एमपी राजस्थान के चुनाव हुए तब एक बड़ा सवाल ये उठने लगा था कि क्या योगी आदित्यनाथ एक पावर सेंटर के तौर पर उभरने लगे। ऐसे में जब मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान एंड राजस्थान से भजनलाल जी को हटाया गया, बनाया गया, तब कहीं ना कहीं ये बात और निकलकर सामने आई थी कि यार यूपी का क्या होने वाला है। एंड अगर अभी के हम इस सिनेरियो की तरफ बात करें तो यूपी में जो कुछ माहौल बनता हुआ दिख रहा है वो सीधे तौर पर इसी तरफ इशारा कर रहा है कि यार कुछ ना कुछ दिक्कत तो अब यहां पर होगी और कोई ना कोई बड़ा बदलाव आपको बिल्कुल यहां पर देखने के लिए मिलेगा। महाराष्ट्र के लिए अगर हम समझते हैं तो महाराष्ट्र में जरूर एक चीज हो सकती है कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना का टूटना हुआ उसने कहीं ना कहीं वहां के वोटर्स को सोचने में मजबूर किया कि यार ये किस तरह की राजनीति असल में चल रही है। देखिए एक सिंपल सी बात है, शिवसेना की अगर हम बात करें तो बहुत इमोशनली कनेक्टेड है पब्लिक उससे। शिवसेना की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक वहां पर बहुत हद तक इमोशनली कनेक्टेड है। एंड यही एक बड़ा रीजन बनता है कि आखिर किस तरीके से इन चीजों को वो लोग लेकर चलने वाले। और बहुत हद तक हमको यहां पर समझना पड़ेगा कि शिवसेना के टूटने से आखिर फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ है। इस समय चुनाव के बारे में कुछ भी कहना गलत होगा क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। बट जो एक स्थिति जो क्लियर होनी चाहिए वो यही क्लियर है कि एनडीए जो है वो 300 के इर्द गिर्द सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इसमें शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी इस बार फिर से एक बार पीएम बन जाएंगे। बट जो हम लोग हमेशा स्ट्रांग गवर्नमेंट की बात करते थे कि भैया नहीं एक तरफा जीत के साथ आई है भाजपा, वो इस बार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार बहुत मुश्किल होती हुई दिखेगी। स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं ये कहना ठीक रहेगा। स्मृति ईरानी इस बार चुनाव हार रही है। तो मतलब काफी सारी चीजें हैं जो कि सवाल के घेरे में आएंगी कि आखिर किस तरीके से यहां पर भाजपा ने चीजों को समझने में देर कर दी, या यूं कहें कि उनसे कहीं ना कहीं समझने में गलती हो गई कि आखिर इन चीजों को हम कैसे करें। मतलब अमेठी की अगर हम बात करते हैं तो अमेठी में किशोरी लाल जी जो हैं वो 2,92,000 वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। एंड इसके बाद में स्मृति ईरानी जो है वो 2,11,000 वोटों के साथ 80,000 वोट पीछे हैं। तो स्मृति ईरानी का भी यहां पर जो एक बातें खूब चल रही थी कि नहीं वो ऐसी नेता है वैसी नेता है, उसको लेकर थोड़ा सा यहां पर अब डाउट क्रिएट होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अभी तो धीरे धीरे चीजें और समझ में आएंगी कि भाई किस तरीके से क्या होने वाली है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति क्लियर हुई है वो यही है कि इस बार का इलेक्शन मैं कहूंगा सबसे बेहतरीन इलेक्शन हुआ है। T20 वर्ल्ड कप के बीच में जिस तरह से ये इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए हैं उससे काफी हद तक चीजें क्लियर हो रही है। नरेंद्र मोदी जी को भी 4,68,000 वोट मिल चुके हैं वाराणसी में। लेकिन एक चीज यहां पर थोड़ी समझने वाली होगी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अजय राय हैं उनको भी 3,40,000 वोट मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि अजय राय को भी कोई कम वोट मिले हैं, वोट उनको भी अच्छे मिले। मतलब नरेंद्र मोदी जी को भी यहां पर एक कड़ी टक्कर ही देखने के लिए मिली थी। शुरुआत में तो काफी हद तक चीजें ऐसी ही चल रही थी। एंड अब चीजें बहुत हद तक क्लियर है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यहां पर इलेक्शन के बारे में अब बहुत जोड़ना घटाना चलने वाला है। टीएमसी के ऊपर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। देखते हैं अब कैसे क्या इलेक्शन के रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं। बाकी फिलहाल तो अब चीजें फंस गई हैं, सिंपल सी बात ये है। मोदी जी अपनी सरकार बना सकते हैं बट इफ एंड बट वाली सिचुएशन अब बनी रहेगी। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।